इस खास शो में आपका स्वागत है। इसमें हम हमारे साथ दो डॉक्टर्स को रखते हैं और दर्शकों के कॉल्स इसमें हम लेते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं। नंबर जो है हम लगातार अपने टेलीविजन स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, उस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और जो भी कोरोना से संबंधित आपकी शंकाएं हैं, आपके मन में जो भी आशंकाएं हैं, जो भी सवाल हैं, वो आप पूछ सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स आपके हर सवाल का जवाब देंगे और मामले जो हैं वो आपको बता दें कि कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़कर अब 20,000 तक छूने वाली है। और इसमें एक राहत की खबर ये भी है कि करीब 3870 लोग जो हैं वो अब तक इससे ठीक हो चुके हैं, यानी कि हमारे देश में ठीक होने वालों की तादाद भी बहुत अच्छी है और कहीं ना कहीं ये राहत की भी खबर है और एक पॉजिटिव खबर भी है। तो अब लोगों को ज़्यादा डरना नहीं है, सिर्फ जो लॉकडाउन है और जो सोशल डिस्टेंसिंग है इसका सख्ती से पालन करना है और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हम इससे निकल जाएंगे। हमारे साथ आज दो खास मेहमान हैं। डॉक्टर पीयूष रंजन हैं एम्स अस्पताल के, इसके अलावा डॉक्टर प्राची जैन हैं हमारे साथ अल्केमिस्ट अस्पताल से हैं और हमारे साथ कॉलर भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ नरेंद्र है यहाँ पर। नरेंद्र, अपना सवाल पूछें। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, जब छाती में दर्द हो, खांसी करने से छाती में दर्द होता है और ये ठीक हो सकता है हेयर ड्राई से, सिकाई करने से और पानी गर्म पीने से और बिकासुल कैप्सूल सुबह शाम खाने से सारे मरीज ठीक हो सकते हैं। मैं कुछ ये बताना भी चाह रहा था आपको। जी डॉक्टर पीयूष। जी, ये जो खांसी करते समय छाती में दर्द होती है जो कि बीच बीच में ठीक हो जाता है, ऐसा लगता है कि इसमें कोस्टोकोंड्राइटिस की शिकायत हो सकती है और ये सीधे तौर पर कोरोना से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं हो सकता है। तो मेरा उनसे ये एडवाइस होगा कि वो इस चीज़ के लिए पैनिकी ना हो कि ये कोरोना की वजह से हो सकता है। आप मस्कुलोस्केलेटल पेन और अगर खांसी के साथ साथ अगर बलगम आ रहा है तो वो फेफड़े में इन्फेक्शन जैसी बातें हो सकती हैं। तो वो नज़दीक के डॉक्टर से कुछ जांच जैसे कि चेस्ट एक्सरे ये सब वो करवा सकते हैं। जी, इसके अलावा हमारे साथ मोहम्मद काजी हैं फोन लाइन पर। मोहम्मद काजी, अपना सवाल पूछें। हाँ मैडम नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि अब क्या इस मौसम में हम फ्रिज का पानी पी सकते हैं? और मेरे पास एक बीमारी है, दिल का दौरा बार बार पड़ता है। जी डॉक्टर प्राची। जी, इस मौसम में थोड़ा सा ख्याल रखें अपना, बहुत ज्यादा ठंडा पानी ना पिए क्योंकि ये मौसम पूरी तरीके से अभी बदला नहीं है। अभी ना तो पूरी गर्मी आई है, बीच बीच में बारिश हो जा रही है। तो अगर आप वैसे भी हार्ट के मरीज हैं कि आपको पहले हार्ट अटैक आ चुके हैं, तो आप वैसे भी हाई रिस्क पर्सन्स में आते हैं, बीपी वाले पेशेंट्स, शुगर वाले पेशेंट्स या जिनको ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग बीमारी है, वो लोग थोड़ा हाई रिस्क पे हैं। तो कोशिश कीजिए कि फ्रिज का पानी ना पिए, नॉर्मल टेम्परेचर पे पानी पिए क्योंकि अगर आपका गला खराब होता है तो ये डिफ्रेंशिएट करना कि आपको कोरोना हुआ है या आपको नॉर्मल फ्लू हुआ है, ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जी डॉक्टर पीयूष, इसी से जुड़ा अगर ये तो क्योंकि दिल के मरीज हैं तो इनको ज़्यादा सावधानियां बरतनी है, लेकिन अगर जो आम लोग हैं क्या वो अब, क्योंकि अब तापमान थोड़ा बढ़ने लगा है, गर्मी आ सी गई है, तो क्या वो फ्रिज का पानी अब पी सकते हैं? देखिए इसमें जैसा डॉक्टर प्राची ने कहा कि वो सतर्क रह सकते हैं, लेकिन इसमें जरा खुद को परेशान करने के लिए या किसी भी तरह से पैनिकी होने की जरूरत नहीं है। अगर जो बहुत ज़्यादा चिल्ड नहीं, नॉर्मल वो बढ़ते तापमान के साथ वो उनकी आदत है, इससे उनको सुकून मिलता है तो वो कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ उतनी ज़्यादा परेशानी या टेंशन वाली बात नहीं। जी, सुनील कुमार है हमारे साथ। सुनील, अपना सवाल पूछें। डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं सुनील कुमार बंगाली मार्केट नई दिल्ली से बोल रहा हूँ। क्योंकि मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल है, प्लाज्मा थेरेपी से क्या वैक्सीन बनाई जा सकती है इसकी, कोरोना की? और अगर हाँ तो क्या इस पर कोई रिसर्च चल रही है या नहीं? या डॉक्टर पीयूष। जी, प्लाज्मा थेरेपी का आपने जिक्र किया है, तो प्लाज्मा थेरेपी से वैक्सीन नहीं बनाई जा सकती है। प्लाज्मा थेरेपी एक पैसिव इम्यूनिटी का एक तरीका या जरिया है, जिसमें ऑलरेडी ऐसे पेशेंट जो कि मॉडरेटली से लेकर के सीवियरली इल हैं, जिन्हें कि वेंटिलेटर या फिर ऑक्सीजन थेरेपी की जरूरत होती है, उन्हें कन्वलेसेंट प्लाज्मा यानी ऐसे मरीज जो कि पहले ठीक हो चुके हैं, उनका एक ब्लड प्रोडक्ट यानी कि ब्लड प्लाज्मा दिया जाता है। ये पैसिव इम्यूनिटी का एक तरीका है, जबकि वैक्सीन जो है वो एक्टिव इम्यूनिटी का एक तरीका है। तो प्लाज्मा थेरेपी का वैक्सीन से कोई संबंध सीधे तौर पर नहीं है। बिल्कुल। और हमारे साथ गोवा से अगले कॉलर हैं खिलन जी, अपना सवाल पूछें। खिलन, आप सुन पा रहे हैं हमें गोवा से? हेलो। हम अगले कॉलर से यहाँ पर जुड़ने की कोशिश करते हैं। रेखा है हमारे साथ दिल्ली से ही। रेखा, अपना सवाल पूछें। मैडम, मेरे को ऐसे है कि मेरे को सर्वाइकल भी है और साइनस भी है और माइग्रेन भी है, तो उस वजह से ना मेरे 2-4 दिनों से कानों में दर्द हो रहा है। जी डॉक्टर प्राची।
हाँ जी। कान में से पस वगैरह या फिर और कोई तकलीफ है तो फिर आपको अपने डॉक्टर को दिखाना है, लेकिन इसका ये कोरोना का कोई सिम्टम नहीं है। सर्वाइकल के कारण या साइनस के कारण कान में दर्द होना काफी कॉमन कंप्लेन है। तो अपना ख्याल रखिए, थोड़ा स्टीम लीजिए, थोड़ा सा भाप लीजिए, थोड़ा गर्म पानी पीजिए एंड ये प्रॉब्लम आपका सेटल हो जाएगा। जी, यहाँ पर दर्शकों से ये भी एक गुजारिश है कि कोरोना से जुड़ी अगर कोई संबंधित आपकी तकलीफें हो या आपके सवाल हो वो आप पूछें, क्योंकि मौसम बदल रहा है, हम सभी जानते हैं। छोटी मोटी जो फ्लू की तकलीफें या सर्दी जुकाम की दिक्कतें हैं वो सबको आ रही है, लेकिन हर उसको घबरा कर ये मान लेना कि वो कोरोना ही है, ये भी उतना ठीक नहीं है। खुद भी जो हम एहतियात नॉर्मली बरतते हैं वो भी बरतने की यहाँ पर ज़रूरत है। हम अगले कॉलर से यहाँ पर जुड़ने की कोशिश करते हैं। जबलपुर से हमारे साथ हैं डॉक्टर रामदेव। डॉक्टर साहब, अपना सवाल पूछें। जी, अभी हमारे साथ डॉक्टर ये रामदेव जो है वो भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर प्राची और एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कुछ लोग जो हैं यहाँ पर बैंक के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो लगातार ये जानना चाहते हैं कि हालांकि उनके दफ्तरों में तमाम एहतियात जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, लेकिन और क्या एहतियात हैं जो वो बरत सकते हैं, क्योंकि जब सब अपने घरों में लौटते हैं तो सबके बच्चे हैं, परिवार वाले हैं, तो कहीं ना कहीं एक डर जो है वो सभी के भीतर है। सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो ऑफिसेस और बाकी जगहों पे भी मेंटेन करना है उनको। बीच में अपने दोस्तों से ना मिलें, 2 लोगों के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस रखें, मास्क जरूर पहने। मास्क पहनने के बाद भी जरूरी है कि मास्क को बार बार छुए नहीं। जितना ज्यादा वो मुंह को छुएंगे या मास्क को छुएंगे और उसके बाद अपने आंखों को या फिर नाक पे हाथ लगाते हैं तो वायरस का संक्रमण का चांस बढ़ता है। जब आप घर पहुंचते हैं तो घर पहुंचते ही नहा लीजिए, अपने कपड़े जो हैं उसको अलग बाल्टी में रख लीजिए, नहा धो के उसके बाद अपने परिवार वालों से मिलें। उसके अलावा जब आप ऑफिस में हैं तो जितना फ्रीक्वेंटली हैंड वॉशिंग कर सकते हैं उतना फ्रीक्वेंटली हैंड वॉशिंग करिए, सिर्फ सैनिटाइजर के भरोसे नहीं रहिए। जी, हमारे साथ रेणु चावला हैं फरीदाबाद से। जी रेणु, अपना सवाल पूछें। जी, मेरा सवाल ये है कि जब लॉकडाउन खत्म होगा और हमें परिवार वाले हैं, इमरजेंसी है, दुख सुख है, तो हमें जाना पड़ेगा, तो हमें विशेष किन बातों का ध्यान रखना है कि हमारी लाइफ सुरक्षित रहे? जी डॉक्टर प्राची। लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी एक्चुअली एक्सटेंडेड फेजेस में लॉकडाउन एंड होगा। ऐसा नहीं है कि सब कुछ अचानक से खोल दिया जाएगा, क्योंकि अगर अचानक से सब कुछ खोल दिया जाएगा तो बहुत ज्यादा रेट बढ़ने का, बहुत ज्यादा पेशेंट्स के नंबर बढ़ने का चांस रहता है। तो जो अलग अलग फेज है जिसमें बहुत ही एसेंशियल सर्विसेज हैं, जैसे प्रोडक्शन है, वो सब स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें अगर आपके फैमिली में कोई दुख की खबर है और वहां जाना है तो ठीक है, लेकिन बाकी सब चीजें अगर आप जितना पोस्टपोन कर सकते हैं उतना आप पोस्टपोन करें। लॉकडाउन खुलते ही कोशिश नहीं कीजिए कि आप लोग अपने सब रिश्तेदारों से मिल लें, सब चीजें करें, बहुत ज्यादा घूमने निकलें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन खत्म होते ही बीमारी खत्म हो जाएगी। ये कम से कम 3, 4, 5, 6 महीने लेगी ये पूरा सेटल होने में। चाइना में भी अभी तक पूरे से सेटल नहीं हुआ है। जब लगा कि सेटल हो गया है तो उसके बाद फिर से केसेस नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात आपने डॉक्टर प्राची यहाँ पर कही है कि ये हम सबको समझने की जरूरत है कि अगर लॉकडाउन खत्म हो भी जाता है तो वो बेचैनी नहीं दिखानी है बाहर निकलने की, एक दूसरे से मिलने की, थोड़ा इंतजार करना है, थोड़ा धैर्य रखना है, क्योंकि इतनी आसानी से ये संक्रमण और ये जो कोरोना वायरस है ये खत्म होने वाला नहीं है, वक्त लगेगा। जबलपुर से हमारे साथ हैं डॉक्टर रामदेव। जी, अपना सवाल पूछें। हेलो। जी जी, अपना सवाल पूछें। हाँ, मैं जबलपुर से बोल रहा हूँ। नमस्कार जी। ये कौन कौन से फल, मैं सीनियर सिटीजन हूँ, कौन कौन से फल खा सकते हैं? जी डॉक्टर प्राची। हाँ, फल में ऐसा कोई खास रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आप डायबिटिक हैं तो कोशिश कीजिए कि ज्यादा मीठे फल ना खाएं। आम का सीजन आया है, ज्यादा आम, बनाना ना खाएं। जो भी फ्रूट्स हैं जिनको हम छील के नहीं खाते हैं, जैसे अंगूर हो गया या जो भी बिना छीले खाने वाले फ्रूट्स हैं, उनको अच्छे से धो के खाएं। जब आप खरीद लें तो उसके बाद थोड़ी देर उसको धूप में रख दें और अच्छे से उसको धो लें, उसके बाद ही खाएं। और जो काटने वाले फल हैं उसको काटने के बाद अच्छे से हाथ धोएं, काटने से पहले भी फल को अच्छे से धोएं और उसके बाद खाएं। जी, एक और कॉलर है हमारे साथ बीदर कर्नाटका से, अंसार है। अंसार, अपना सवाल पूछे। जी डॉक्टर, ये बीपी और शुगर के पेशेंट क्या क्या एहतियात कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी चाहिए था। सर, बीपी और शुगर के पेशेंट जो भी मेडिकेशन लेते हैं उसको कंटिन्यू रखें।
उसको बंद ना करें, क्योंकि अभी आप डॉक्टर से नहीं भी मिल पा रहे हैं तो ऐसा ना सोचें कि अब हम दवाइयों का क्या करें। शुगर्स को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। अगर शुगर कंट्रोल में रहती है तो आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल जैसा ही आपका इम्यूनिटी रहता है। और अगर आपकी ये सब बीमारी आपको पहले से है तो थोड़ा घर में ही रहें, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, हैंड वॉशिंग ज्यादा फ्रीक्वेंटली करें। कोई भी सामान आप बाजार से खरीदते हैं तो उसको थोड़ी देर बाहर ही रहने दें, थोड़ा धूप में रहने दें और थोड़ा उसको वॉश करके उसके बाद इस्तेमाल करें। अगर घर में या फिर आसपास आपको ऐसा लगता है कि कोई भी पेशेंट है या फिर किसी को फ्लू जैसा सिम्टम है तो वो भी मास्क पहने, आप भी मास्क पहने, ये बहुत जरूरी है। कुछ दवाइयां जो हैं वो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं कि कुछ दवाइयां शायद इसमें बंद करने की बात हो सकती है, अपने कार्डियोलॉजिस्ट को कंसल्ट करने। जी, हमारे साथ डॉक्टर पीयूष रंजन भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर पीयूष, यहाँ पर इम्यूनिटी को लेकर भी कई सारे लोगों के मन में सवाल होते हैं कि किस तरह से जो जिनके घरों में सीनियर सिटीजन्स हैं या जिनके घरों में बच्चे हैं वो अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं घर में ही? देखिए, इम्यूनिटी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जी। इसके लिए अभी तुरंत में, जैसे कि अभी तुरंत एक्यूटली अगर देखा जाए तो आप जो नॉर्मल भोजन करते हैं वो नॉर्मल भोजन करते रहें। अगर आपको नजदीक में कोई अगर बुखार या ऐसी चीज हुई हो तो उसके बाद आप नॉर्मल विटामिन, मल्टीविटामिन लेकिन अपने डॉक्टर की सलाह के बाद ले सकते हैं। ये कोरोना देखिए 6 महीने, साल भर इसके बाद तो ये चला ही जाएगा। लेकिन जो अपनी सेहत पर, जैसे कि वो आप बुरी आदतों जैसे कि वो सिगरेट, शराब आदि का सेवन ना करें, नियमित एक्सरसाइज करें। अगर आपको डायबिटीज, हाइपरटेंशन है तो ये शुगर को प्रॉपरली कंट्रोल करें। तो ये इम्यूनिटी का बढ़ना या घटना ज्यादातर लोगों में एक लॉन्ग टर्म गुड हेल्थ प्रैक्टिस के साथ आता है, उसका आप हमेशा ध्यान। बिल्कुल, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए और भी हम कुछ कॉलर्स को लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। दोनों डॉक्टर्स हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर पीयूष रंजन है एम्स अस्पताल के और डॉक्टर प्राची जैन है अल्केमिस्ट अस्पताल से। हमारे साथ इस वक्त कॉलर भी जुड़ गए हैं। कमलेश है दिल्ली से। कमलेश, पूछें अपना सवाल। जी डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार जी सर, दांत में दर्द हो रहा है मिश्री में, 3-4 दिन हो गए। पेन किलर दे देती है, बंद हो जाता है और फिर चालू हो जाता है। देखिए, दांत के दर्द के लिए आपको डेंटिस्ट से मिलना होगा और अभी चूंकि वो बहुत सारे अस्पताल जिसमें ओपीडी अभी नहीं चल रही है, आपको थोड़ी परेशानी हो रही होगी, तो वो अभी शायद थोड़े समय के लिए पेन किलर और फिर साथ में आपको थोड़ी एंटीबायोटिक लेने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ग्रेडेड वे में सारी ओपीडी सेवाएं या तो शुरू हो चुकी हैं कुछ जगहों पर या फिर शुरू होने वाली हैं। आप डेंटल सर्जन से मिल सकते हैं इस चीज। जी, एक और कॉलर हम ले लेते हैं। मोहम्मद हाफिज है हमारे साथ। हाफिज जी, अपना सवाल पूछें। हेलो जी, सवाल पूछें। जी मैम, मेरा सवाल ये है कि अगर किसी पेशेंट को, किसी भी नॉर्मल आदमी को अगर केवल फीवर है, थोड़ा सा वो भी लाइट सा, और उसमें खांसी वासी नहीं होती है, तो क्या वो कोरोना के सिम्टम्स है या नॉर्मल फ्लू है? डॉक्टर प्राची? जैसे डॉक्टर पीयूष ने पहले ही कहा कि नॉर्मल फ्लू और कोरोना के बीच में हमको डिफरेंशिएट करना बहुत आसान नहीं है। तो अगर आपको हाई ग्रेड फीवर नहीं है और अगर आपको सांस लेने में तकलीफ नहीं हो रही है, ज्यादा खांसी नहीं हो रही है, तो घबराएं नहीं। लेकिन फिर भी अपने फैमिली वालों से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें, अपने आप को थोड़ा सा क्वारंटाइन में कर ले, एक कमरे में रहें जहाँ पे एक टॉयलेट का फैसिलिटी भी हो और ज्यादा मिले ना और खाना अलग कमरे में खाएं। जी, फरीदाबाद से सौरभ है हमारे साथ। सौरभ, पूछें अपना सवाल। मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूंगा कि जैसे ये सब बता रहे हैं कि भाई वैक्सीन आ जाएगा, इसका इस टाइम पे आ जाएगा, या इजराइल निकाल रहा है, बट एक मतलब कंप्लीटली पता नहीं चल पा रहा कि एग्जैक्टली वैक्सीन आएगी कब। मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ कोरोना कब तक खत्म हो सकता है? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर? एक विशेषज्ञों से मैं जानना चाहूंगा कि कौन से मंथ तक ये एक्चुअली में खत्म होने की उम्मीद है और वैक्सीन कब तक आने की उम्मीद है? क्या बाहर के देश हमें जल्दी से दे देंगे? वैक्सीन बनने में ट्रायल में कितना टाइम लगेगा? और अगर लगेगा, मतलब एक जी ठीक है, आपका सवाल समझ गए। डॉक्टर पीयूष यही जानना चाहते हैं कि आखिर कब तक ये जो परेशानियां हैं ये चलने वाली हैं? जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल उन्होंने पूछा। सबसे पहले वैक्सीन के बारे में। वैक्सीन के लिए जो डेवलपमेंट होता है वो अलग अलग स्टेप्स में होता है। वो साइंटिफिकली जो मानक है उसके अनुसार हम लोग करते हैं। तो कम से कम यहाँ से 10 से 12 महीने का समय जरूर लग सकता है सबसे पहले वैक्सीन के बारे में।
अब कोरोना वायरस से और इससे रिलेटेड जो सभी जगह जो परेशानी हो रही है उससे रिलेटेड, देखिए लॉकडाउन के द्वारा हम लोगों ने इसे अभी कंटेन किया है। कम से कम 30 अप्रैल और 3 मई के बाद ये पता चल पाएगा कि ये समस्या जो लॉकडाउन के कितने सकारात्मक हमें रिजल्ट मिले हैं। लगभग 30 मई के आसपास ये फिर जब से अगर लॉकडाउन अगर ग्रेडेड वे में खुलता है तो फिर उसके बाद पता चल पाएगा कि इसका क्या असर हो रखा है। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि वो थोड़े समय के बाद ये कम्युनिटी में एक जो कॉमन जो इन्फेक्शन होता है जिसमें कि हम लोग स्पोरेडिक केस कहते हैं, वो थोड़ा बहुत जैसे इसके पहले स्वाइन फ्लू के केसेस आया करते थे वो थोड़ा बहुत आते रहेंगे। लगभग इस साल के अंत तक वो थोड़े बहुत केसेस आते रहेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो 3 से 6 महीने तक लोगों को मेंटेन करना पड़ सकता है, लेकिन जो इसकी जो पूरी स्थिति है जिस तरह से कि अभी स्ट्रिंजेंट मेजर्स लिए जा रहे हैं वो शायद 30 जून तक लिए जाते रहेंगे, क्योंकि विश्व भर के आंकड़े जिस तरह से हम देख रहे हैं उसके अनुसार सतर्कता बरतने की जो आवश्यकता होगी वो कम से कम जून के तीसरे सप्ताह तक जरूर ऐसा करना पड़ सकता। बिल्कुल अहम जानकारियां डॉक्टर साहब आपने यहाँ पर दी हैं कि जून तक हमें इस तरह की एहतियात जो अभी हम बरत रहे हैं वैसी ही बरतने की जरूरत है और उम्मीद ये है कि तब तक स्थितियां काबू में आ जाएंगी। कानपुर से हमारे साथ सरबजीत सिंह हैं। जी सरबजीत, अपना सवाल पूछें। जी मैम, मैं सरबजीत सिंह बोल रहा हूँ पुखराया कानपुर देहात से। मैम ये कह रहा हूँ कि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 70% हम लोगों की जनता ग्रामीण अंचल में रहती है और खेती किसानी उसका काम है, तो इस समय कटाई चल रही है और कटाई के चलते सभी लोगों को परिवार सहित जाना पड़ता है कटाई करने, बच्चे भी जाते हैं, सब जाते हैं। तो वहां पर ये जो गेहूं वगैरह कटता है उसके बाद जो भूसा निकलता है तो जो उसकी धूल टाइप की, उसको आप कह लीजिए, ऐसे समझने में आसानी रहेगी, जो उसका वो होता है तो वो नाक में कितना भी आप बांधे रहें और शरीर में आदमी के जाता रहता है। तो इससे कोरोना की संभावना कितनी बढ़ जाती कोरोना की, और इससे बचाव के लिए डॉक्टर साहब क्या हम लोग कर सकते हैं? क्योंकि जी डॉक्टर प्राची जी, जो भूसा और इसकी कटाई के बाद जो आता है उससे जनरली एलर्जी का वो बढ़ता है या फिर नॉर्मल वायरल का टेंडेंसी बढ़ता है, लेकिन कोरोना का टेंडेंसी नहीं बढ़ता है उससे। अनटिल जो लोग काट रहे हैं उनमें से अगर कोई हो जिसको कोरोना हो तब तक कोरोना का कोई रिस्क नहीं बढ़ता है। फिर भी कोशिश कीजिए कि आप लोग सब मास्क पहने, नहीं तो जो गमछा है वो गमछा ही आप मुंह के आसपास लगा लें। जब भी आपका काम खत्म हो जाए उसके बाद सब लोग हाथ धोएं, अच्छे से हाथ धोएं, जिसके अंदर सारा का सारा हाथ के सारे स्टेप्स, सारे उंगलियां, नाखून, सब कुछ अच्छे से वॉश करें। एंड कटाई के समय भी कोशिश करेंगे थोड़ा सा आप लोग अगर 1 मीटर की दूरी पे रह सकते हैं तो रहें। जी डॉक्टर पीयूष, आप भी इस पर जवाब देना चाहेंगे? जी, इसमें देखिए ये कोरोना के सिम्टम जो होते हैं बिल्कुल नॉन स्पेसिफिक होते हैं। अभी पहले भी हमारे एक कॉलर भाई साहब ने पूछा था कि सिर्फ फीवर हो तो क्या करें। देखिए इसमें एक बड़ा अहम ये होता है कि आपके अपनी कम्युनिटी में नजदीक में कोई ऐसा पिछले 14 दिनों में कोई ऐसा एक पेशेंट है जिससे कि आप क्लोज कांटेक्ट में आए हों। ये कांटेक्ट विथ अ प्रूवन केस ऑफ कोरोना एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। पहली ये बात हो गई। अब ये अभी के जो सवाल ये हुआ कि अगर कटाई के दौरान जो एलर्जिक और दूसरी चीजें हुई, डॉक्टर प्राची ने बिल्कुल सही बताया कि इससे मिलता जुलता लगभग 3 ऐसी बीमारी है। एक हो गया कोरोना वायरस जो कि सीवियर टाइप ऑफ इन्फेक्शन है जिसमें कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। दूसरा ये कि एलर्जिक कंपोनेंट होता है। एलर्जिक कंपोनेंट में जो नाक का बहना और इस तरह की चीजें हो सकती हैं। तीसरा हो गया सीजनल, जिसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ये होगा। जी सर, वक्त की थोड़ी सी कमी है सर, यहाँ पर मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगी, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो उम्मीद है कि दर्शकों को ये जो सलाह है डॉक्टर की ये जरूर काम आई होंगी। तो इस बुलेटिन पे फिलहाल इतना ही। नमस्कार।